हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमने जो एक श्रृंखला शुरू की थी राजस्थान की राज व्यवस्था, जो अक्सर राजस्थान की सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो आज हम नेक्स्ट की बात करेंगे। हमने जो है, आप साथियों पता है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में हमने पढ़ लिया था। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, काफी महत्वपूर्ण वीडियो। वहां से क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है। उसके बाद में साथियों हम अगली कड़ी की बात करें तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं पंचायती राज की हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर स्थानीय स्वशासन जो है राजस्थान में कैसे काम करता है, तो पंचायती राज के बारे में, पंचायत के बारे में हम साथियों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से अगर जिस भी एग्जाम में पंचायती राज होता है या राज व्यवस्था होती है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन साथियों बनने की पूरी संभावना होती है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। साथियों आप नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो देख देख के, क्योंकि साथियों हमने अच्छा मैटर तैयार किया है कि ताकि एग्जाम से बाहर नहीं जाए यहाँ से क्वेश्चन, और सीमित मैटर हम दोस्तों तैयार किया है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। हम राजस्थान की राज व्यवस्था हम पढ़ रहे थे, तो पंचायती राज के बारे में आज हम देखने वाले हैं और साथ में स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो साथियों यहाँ पर हम चर्चा करने सबसे पहले करेंगे पंचायती राज। तो साथियों हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पंचायती राज देखने वाले हैं। तो ये देखेंगे पंचायती राज, उसमें देखेंगे स्थानीय स्वशासन कैसे काम करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले पॉइंट की बात करते हैं। विकास के नियोजन व उसकी क्रियान्विति में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही स्थानीय स्वशासन होता है। यह स्वशासन का उद्देश्य है। तो स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना ही क्या है, स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य है। उसके बाद में अगले पॉइंट पर बात करते हैं। फैक्ट है यहाँ पर 1882 की साथियों हम बात करें। 1882 में वायसराय ने, वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपिन, स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके द्वारा पूरे देश में उपखंड तथा जिला बोर्ड स्थापित करने का सुझाव दिया गया एवं इस प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, किसने दिया था, 1882 में लॉर्ड रिपन ने दिया था। उसमें ये वायसराय थे और इनके द्वारा कहा गया था कि स्थानीय स्वशासन की हमें व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो राज्य है वो एक अच्छी तरीके से चल सके। उसके बाद में साथियों हम अगले पॉइंट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथियों ध्यान से वीडियो देखिएगा, इसी तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद में स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, यह भी इंपॉर्टेंट साथियों यहाँ पर है। कई बार पूछ लेते हैं कि राज्य स्वशासन जो है किस विषय का जो है, किस विषय की सूची है या किस विषय की सूची। प्रश्न आ सकता है कि समवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय, तो यहाँ पर क्या होगा, राज्य सूची का विषय। यह आपको मुख्य रूप से याद करना है। उसके बाद में अनुच्छेद 40 की हम साथियों यहाँ पर चर्चा करेंगे। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। तो अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ये लिखा हुआ है। उसके बाद में साथियों 2 अक्टूबर 1952 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तो सामुदायिक जो विकास कार्यक्रम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 2 अक्टूबर 1952 को क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में 1953 की बात करें तो राष्ट्रीय सविस्तार योजना लाई गई थी 1953 में, जो है विस्तार किया जाए देश का, यानी कि पंचायतों का विस्तार किया जाए, या स्वशासन जो है स्थानीय स्वशासन उसका विस्तार किया जाए। उसके बाद में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनर्द्वार कार्यक्रमों के प्रति जनता में रुचि पैदा करना तथा उसकी भागीदारी को बढ़ाना था, यानी कि प्रत्येक लोगों को उनके जो है दायित्व समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि जितने भी स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है, उनकी हम जो है विस्तार से जो है यहाँ पर लाएंगे देश में। तो क्या होगा, भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक जो नागरिक है उसको क्या होगा, अपने जिम्मेदारी का एहसास होगा। उसके बाद में साथियों हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर साथियों हम चर्चा करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की। तो इसमें जनता को अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि ये जो निर्माण है वो उच्च अधिकारियों के माध्यम से किया जाएगा। इसमें जनता को केवल कोई अधिकार नहीं दिया गया था, जिस कारण ये सरकारी अधिकारियों तक सीमित रह गया था और असफल हो गया था। यानी कि जो ये योजना लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या हो गई थी, असफल हो गई थी, क्योंकि क्या हुआ था, इसमें अधिकार लोगों को, स्थानीय लोगों को अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए ये असफल हो गया था। उसके बाद में अगले बिंदु की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ समितियां साथियों बनी थी, उन समिति के अनुसार क्या क्या मत थे, किस तरीके से स्थानीय व्यवस्था की हमें शुरुआत करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, उन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के बारे में हम पढ़ने वाले कि इन्होंने जो है क्या कहा था स्थानीय स्वशासन के बारे में। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्वार समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया था, ग्रामोद्वार
समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो है ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था। ये याद रखना है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव इसने दिया था। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव जो है देश को दिया था। और कौन कौन से त्रिस्तरीय सुझाव है? तो सबसे पहले ग्राम स्तर पर क्या होगी? ग्राम पंचायत होनी चाहिए, इन्होंने कहा था। दूसरे, खंड स्तर पर एक पंचायत समिति होनी चाहिए। उसके बाद में जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। ये सुझाव जो है इस समिति ने देश को दिए थे कि इस तरीके से हमें जो स्थानीय स्वशासन की जो है व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद में साथियों हम आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो साथियों आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं कि 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद में इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों में इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। यानी कि साथियों ये जो इन्होंने सुझाव दिए थे ये अच्छे लगे और ये सही भी थे देश के लिए, तो इन्हें लागू करने के लिए भी कहा गया था। कब कहा गया था? 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद में इस समिति की सिफारिशों को क्या किया? स्वीकार कर लिया गया कि आपने अच्छा सुझाव दिया है। उसके बाद में बलवंत राय मेहता कौन है? भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट साथियों ये है। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को। ये आपको याद रखना है साथियों, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में इसे साथियों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। कौन है? बलवंत राय मेहता। उसके बाद में अगले पॉइंट की साथियों चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था प्रायोगिक तौर पर। यानी कि देखते हैं कि क्या होता है इसको लागू करके। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में इसको कुछ भागों में लागू किया गया था। उसके बाद में साथियों अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप साथियों देख सकते हैं 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के बगदरी गांव नागौर से औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन से संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट साथियों यहां से होने वाला है। एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में औपचारिक शुरुआत की थी और इसी दिन से संपूर्ण राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया था। और 2 अक्टूबर 1959 की ये बात है, ये आपको याद रखनी है। कहां से शुरुआत हुई थी? बगदरी गांव नागौर से। उसके बाद में राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ की गई थी, किस राज्य में की गई थी? तो राजस्थान में की गई थी। और राजस्थान में कहा? बगदरी गांव नागौर से। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को। ये सारी चीजें आपको फैक्ट टू फैक्ट याद करनी है और बार बार आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको बार बार ये नाम जो है आपको बोलने पड़ेंगे, तभी साथियों आपको याद होंगे। आप वीडियो भी 1-2 बार देख सकते हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। साथियों यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना कम है। हमने अच्छे फैक्ट और सीमित फैक्ट आपके लिए लिखे हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन साथियों बन सकते हैं। अगले पॉइंट की साथियों हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कहता है साथियों? राजस्थान में लागू होने के बाद में ये 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। फिर 1960 में असम, तमिलनाडु व कर्नाटक में लागू किया गया था। 1962 में इसे महाराष्ट्र में लागू किया गया था। 1963 में गुजरात में, 1964 में पश्चिम बंगाल में इसे लागू कर दिया गया। तो सबसे पहले राजस्थान में इसको लागू किया गया। पढ़ेंगे अशोक मेहता समिति। हमने एक समिति बलवंत राय मेहता की समिति पढ़ ली थी। उसके बाद में दूसरी समिति का गठन किया गया इसमें संशोधन करने के लिए। तो अशोक मेहता समिति 1977 में कब बनी थी? 1977 में ये बनी थी। तो ये समिति क्या कहती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो साथियों पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन और इसे अधिक शक्तिशाली बनाने हेतु सितंबर 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो अशोक मेहता समिति का गठन जो है कब किया गया? और शक्तिशाली जो व्यवस्था लागू की थी उसको और शक्तिशाली बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? इस समिति में 13 सदस्य थे। उसके बाद में त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति इन्होंने कहा था कि त्रिस्तरीय जो बात कही गई थी त्रिस्तरीय व्यवस्था की, उसके स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था हमें लागू करनी
चाहिए। तो इन्होंने दो स्तरीय बताई थी, कौन कौन सी, एक तो जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होने चाहिए। दो सुझाव इन्होंने दिए थे कि उन तीन के स्थान पर ये दो चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में इसी समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। साथियों, आपको लग रहा भी होगा कि ये समिति ठीक नहीं थी, क्योंकि दो स्तर पर नहीं होना चाहिए, ग्राम स्तर अलग होना चाहिए, पंचायत समिति अलग होनी चाहिए और जिला परिषद भी अलग व्यवस्था होनी चाहिए, वो त्रिस्तरीय। हमें इससे तो ठीक लग रही थी, इसलिए इसको जो है अपर्याप्त मानते हुए इसको अस्वीकार कर दिया गया था। और उसके बाद में साथियों हम आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं अगले पॉइंट की, अगली समिति कौन सी जो है साथियों थी। तो अगली समिति की बात करते हैं यहाँ पर वीवी के राव समिति। साथियों, अगली समिति आई थी, इन्होंने क्या कहा था, ये कुछ नवाचार करने की कोशिश इन्होंने क्या की थी, तो देखते हैं। ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिश करने के लिए 1985 में योजना आयोग द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। तो योजना आयोग द्वारा 1985 में इस समिति जीवी के राव समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था। उसके बाद में इन्होंने क्या सिफारिश की थी, दो समिति हमने पढ़ ली है, एक ने तीन व्यवस्था के बारे में कहा था, एक ने द्विस्तरीय के बारे में। उसके बाद में तीसरी ये बनी थी, इसने क्या कहा था कि राज्य स्तर पर तो राज्य विकास परिषद होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर गांव सभा होनी चाहिए। तो उन्होंने जो है 4 स्तरीय व्यवस्था बताई है कि ये होना चाहिए, विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और गांव सभा होनी चाहिए, इन्होंने बताया था। और जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया गया। किसको महत्व दिया गया, सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया, जिला परिषद को, जबकि यहाँ राज्य विकास परिषद को ये देना चाहिए था। इस समिति की सिफारिशों को भी अमान्य कर दिया गया। क्या किया गया, अमान्य, की भाई चलो आपकी भी नहीं चलेगी, यानी इसको भी फेल कर दिया कि भाई ये ठीक नहीं है, आपने सही नहीं कहा, इसको भी जो है रवाना कर दिया गया। उसके बाद साथियों एक नई समिति का गठन किया गया। नई समिति कौन सी है साथियों, देखिए डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में इसका गठन किया गया था। डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में साथियों इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। तो इन्होंने क्या कहा, इस पर चर्चा हम करने वाले कि ये क्या कह रहे हैं, ये क्या जो है कुछ नया लेकर आए, देखते हैं। 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। कौन समिति थी, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति 1986 की जो है यहाँ पर जो गठन किया गया था। और इनकी क्या क्या सिफारिशें थी उस पर चर्चा करते हैं। इनकी जो है 3 सिफारिशें यहाँ पर मुख्य रूप से थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिले, पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, न्याय पंचायत व ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो साथियों इन्होंने तो है अच्छी बातें कही है, ये बातें भी अच्छी लग रही है, यानी कि संवैधानिक मान्यता उनको मिलनी चाहिए, साथ में आत्मनिर्भर भी पंचायतें होनी चाहिए, और तीसरा है कि यहाँ पर न्यायालय की व्यवस्था भी हम कर सकते। तो ये समिति ने जो है कुछ अच्छी बातें यहाँ पर सुझाई थी। उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं, आगे कौन सी जो है समिति आई थी। तो आगे समिति की बात करते तो ये है पीके थुंगन समिति। पीके थुंगन समिति 1988 में। साथियों कई बार जो है इन समितियों का क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको क्रम भी याद रखना कि कौन से कब कब जो है कौन सी समिति बिठाई गई थी, उनका क्रम आपको याद रखना होगा। पीके थुंगन समिति 1988, इन्होंने क्या कहा, तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के सुझाव, इन्हें संवैधानिक मान्यता दी जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के सुझाव दिए थे और इन्हें संवैधानिक मान्यता दी जाए, उन्होंने कहा था। जो पिछले वाले ने कहा था वो का वही सेम का सेम यहाँ पर चेप दिया गया है। उसके बाद में गाडगिल समिति 1988 में एक नई समिति बनी थी, गाडगिल समिति 1988 में। इन्होंने क्या कहा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिले, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की जाए, तीनों स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन किया जाए। तो इन्होंने दोस्तों ये 3 सुझाव दिए थे। आप देख सकते हैं गाडगिल समिति ने कि संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, पहले वाले ने भी कहा था। तो एक नई बात लेके आया कि राज्य चुनाव आयोग की स्थापना वहां पर की जा सकती है, सदस्यों का सीधा डायरेक्ट निर्वाचन किया जा सकता है। ये 3 यहाँ पर ये लेकर आए थे बातें। उसके बाद में साथियों हम आगे चर्चा करते हैं और संवैधानिकरण के प्रयास क्या क्या रहते, किस किसने जो है प्रयास किए थे। तो राजीव गांधी सरकार ने क्या किया, सिंघवी व थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन
विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा ने पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया, तो ये क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया। दोस्तों राजीव गांधी सरकार ने एक जो है करने की कोशिश की थी, उन सिफारिशों को लागू करने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों लोकसभा ने तो इसको पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा में जो है ये पारित नहीं हो सका, तो ये समिति फेल हो गई, ये जो है इन्होंने लागू नहीं कर सके। दूसरे बात करें तो दूसरे पॉइंट तो यहाँ पर वीपी सिंह की सरकार थी, तो सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, सरकार गिरने के साथ ही विधेयक भी समाप्त हो गया। जी दोस्तों ये जो विधेयक है वो यहाँ पर जो है लोकसभा या राज्यसभा में इन्होंने रख दिया था, लेकिन दोस्तों सरकार ही गिर गई, तो फिर क्या कुछ हो सकता है, तो कुछ नहीं हुआ, और सरकार गिरते ही विधायक भी साथियों, ये जो विधेयक है साथियों ये भी गिर गया, ये भी समाप्त हो गया, और जब ये सब समाप्त हो गए तो विधेयक तो समाप्त होना ही था सर। उसके बाद में हम आगे यहाँ पर बात करते हैं, आगे कौन है, नरसिम्हा राव सरकार। कौन है, नरसिम्हा राव सरकार। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया। तो नरसिम्हा राव सरकार ने ये जो है 73वें संविधान संशोधन के अधीन में जो है संसद में ये लाया गया था, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 22 दिसंबर 1992 और 23 दिसंबर 1992, यानी कि 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में इसे जो है पारित कर दिया गया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से ये जो है पॉइंट बन चुका है कि राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर सहमति कब दी थी, 20 अप्रैल 1993 को 17 राज्यों की विधानसभा द्वारा ये अनुमोदित हो गया था। 17 राज्य की विधानसभा ने यस कहा था कि ये सही है, इसलिए ये क्या किया गया, राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी, यानी कि हस्ताक्षर कर दिया कि भाई इसको लागू कर सकते हैं, ये अच्छी है। उसके बाद में 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से जो है पूरे देश में लागू कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है स्थानीय स्वशासन की जो है जितनी भी घटनाएं हमने आपको बता दी किस तरीके से जो है स्थानीय स्वशासन का निर्माण हुआ था। उसके बाद में हम पंचायती राज के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पंचायती राज के बारे में। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम कि इस संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद अब जो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक वह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो क्या जोड़ी गई थी संविधान में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने के लिए संविधान में क्या साथ क्या किया गया था कि जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ जोड़ा गया था, और किसमें 11वीं अनुसूची भी साथ में जोड़ी गई थी संविधान में। उसके बाद में 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों ग्राम सभा का गठन है वो किस तरीके से हुआ था, सारी चर्चा साथियों हम करने वाले हैं, और जितने भी जो ये आर्टिकल है उसके बारे में साथियों हम बात जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने पंचायती राज व्यवस्था का आधा भाग जो एक भाग आज पूरा कर लिया है, दूसरा भाग साथियों हम कल पूरा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा तो पंचायती राज व्यवस्था हमारी पूरी हो जाएंगी और एग्जाम में क्वेश्चन साथियों यहीं से पूछे जाएंगे। तो साथियों तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।